अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। आज की वीडियो एक फ़िक्शन यानी अफ़साने पे है जिसकी राइटर बुशरा सईद हैं और अफ़साने का नाम ज़िले बूम। बूम उर्दू में उल्लू को बोलते हैं। अफ़साना वैसे तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन इस अफ़साने की दो ख़ास बातें हैं। एक तो इसकी मंज़र निगारी जो कि बहुत खूबसूरत और कमाल की है, और दूसरा ये कि ये सबक आमूज़ अफ़साना है। अब वीडियो देखने और अफ़साने को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें सबक क्या था। तो वीडियो को देखने और सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप उस सबक तक पहुंच सके हैं जिसकी कोशिश राइटर ने इस अफ़साने के ज़रिए की है। अफ़साना शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अफ़साना ज़िले बूम। नहर की कच्ची पुलिया पार करते ही शीशम, धरेक और बरगद के दरख्तों में घिरा एक ऊंचा सा टीला नज़र आने लगता था। दर हकीकत ये टीला गांव में शामिल नहीं था और गांव के बाशिंदों का उस तरफ आना जाना ज़्यादा नहीं था, मगर चुनी मिट्टी और रेत के इस तूदे की शोहरत गांव में कुछ इस कदर थी और इसका ज़िक्र कुछ ऐसे पुरइसरार लबो लहजे और सरगोशियाना अंदाज में किया जाता था कि हकीकत से शनासाई होने के बावजूद इस टीले पर गांव का सबसे अहम मकाम होने का गुमान सा होने लगता। यूँ तो गांव में और भी चंद अहम मकामात थे जो अपनी खसूसियात में एक से बढ़कर एक थे और जिनकी इफ़ादियत से इनकार किसी तौर मुमकिन ना था। माई मंजूरा का ऐसे ही अहम मकामात में से एक अहम मकाम था। गांव के अक्सर घरानों की औरतें दिन में 2 मरतबा बाकायदगी से वहां इकट्ठी होतीं। गर्मियों की तपती दोपहर में ये इज्तिमा अरूज पर पहुंच जाता। सब बीबियां आटे की कनालियां तंदूर के दहाने के गिर्द एक दायरे में रख देतीं और सरकंडे की परछत्ती तले हल्का बांध कर बैठ जातीं। सब औरतों को उनकी हैसियत और मर्तबे के एतबार से बैठने के लिए जगह मिलती। अब्दुल हक की नंबरदार की बहुएं और पटवारी आसिफ खान की सालियां और भावजें लकड़ी की चौकियां घसीट कर परछत्ती के दोनों सतूनों के बीच इस जगह पर बैठती जहां सफ़ेदे और नीम के दरख्तों ने अपनी शाखें फैलाकर और पत्तों ने बाहम गांठें देकर छाँव का सामान कर रखा था। मतवस्त घराने की ख़वातीन टाट के छोटे बड़े टुकड़ों या अपने घर से लाई हुई रंगीन पीढ़ियों पर विराजमान हो जातीं। इनकी नशिस्त की जगह माई मंजूरा के करीब और दर्जा अव्वल की ख़वातीन से कदरे हट कर थी। तीसरा तबका यानी कमी औरतें परछत्ती के किनारों से ज़रा बाहर गर्म तवे जैसी जलती बलती ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठी रहतीं। इस महफ़िल की सबसे अहम शख्सियत जिसे मरकज़ी हैसियत हासिल होती ख़ुद माई मंजूरा थीं। वो सारी मजलिस पर एक तायराना निगाह डालती। जो कोई मौजूद ना होती उसके बारे में इस्तफसार करती। बच्चों के अंदाज़े नशिस्त में कुछ तरामीम और ज़रूरी रद्दोबदल करके इन औरतों के बैठने के लिए जगह बनाती जो देर से पहुंचती और नीम के दरख्त तले खड़ी होकर भीड़ गुम होने की मुंतज़िर होती। इसके बाद वो बारी बारी सब औरतों से मामूल के चंद सवालात करती और इसी दौरान नंबरदार घराने की कनाली घसीट कर अपने करीब कर लेती। एक दो औरतें पेड़े बनाने लगतीं और माई मंजूरा एक एक पेड़ा हाथों में लेकर उसे एक बार हवा में उछालती, फिर 3 या 4 बार ज़ोरदार हाथ मारकर रोटी की सूरत में ढालती और पानी से भिगोकर रफीदे पर फैलाने के बाद झुककर दहकते तंदूर की दीवार के साथ एक झटके से चिपका देती। साथ ही साथ वो पूरी तवज्जो और इन्हमाक से औरतों की बातचीत सुनती रहती। मौका की मुनासबत से बाकदर ज़रूरत तबसरा भी करती जाती। माई मंजूरा की तबीयत में शगुफ्तगी कुछ ऐसे घुली थी जैसे पोरों में तेल रच जाता है। वो माहौल का रंग कभी भी फीका ना पड़ने देती। माई के हंसी ठठोल और नस्वानी कहकों की गूंज में तंदूर की रसीली लकड़ियों से उठते कसीर धुएं की कड़वाहट और झुलसते सूरज और तंदूर के खुले जबड़ों से निकलती आग की लपेटों की मिली भगत से बनी हुई हब्स और तपिश की गाढ़ी लुई कहीं पस मंज़र में खो जाती।
माई मंजूरा का तंदूर एक तरह से गांव की औरतों को एक फ़ोरम मुहैया करता था, जहां वो अपने इज्तमाही मसाइल का मुनासिब हल ढूंढने के साथ साथ इनफरादी उलझनों का उकदा खोलने की कोशिश भी करती थीं। अगर कोई नौउमर सुहागन पहली बार ज़चगी के तजर्बे से गुज़र रही होती तो सयानी बीबियां अपने उम्र के तजर्बे का निचोड़ उसके पल्ले से बांध देतीं। किसी का शोहर गैर लड़कियों की नोखेज़ी और अल्लड़पन से गुमराह होकर इसके साथ बेइतनाई बरतने लगता तो सब औरतें अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी दुखियारी बहन को काम के गुर समझातीं, और अगर वो कारगर साबित ना होते तो सन रसीदा प्रधान बूढ़ियाँ वफ्त की सूरत में गुमराह शोहर के पास पहुँचतीं और उसे राह रास्त पर लाने का सामान किया जाता। तंदूर पर जाकर औरतों को मुकम्मल गांव के कुल मामलात से आगाही हासिल होने के अलावा मुफीद रहनुमाई, जज्बाती आसरा और एक तरह की रूहानी तस्कीन के साथ साथ इज्तमाइयत का एहसास भी मिलता था। गांव की एक और ख़ास जगह चौपाल था, जहां कमोबेश हर शाम को खासी तादाद में मर्द हजरात जमा होते थे। ये चौपाल चौधरी बाग अली के जामनों के बाग में महकमा नहर के पुराने रेस्ट हाउस के दाएं तरफ एक वसी अहाते में कायम था। अहाते को चारों तरफ से फूस की ठिगनी दीवारों और जामन के देवकामत घनेरे सब्ज़ पत्तों वाले दरख्तों ने घेर रखा था। बैसाख और सावन के दिनों में इस चौपाल की रौनक अरूज पर होती। नशिस्त और बर्खास्त में तबकाती इम्तियाज़ और मरतबों के लिहाज के असूल का इतलाक़ यहाँ भी पूरी दयानतदारी के साथ होता था। ऊंचे शिमले वालों को बैठने के लिए नए मूड़े और तनी हुई अदवाइनों और रंगीन पायों वाले पलंग पेश किए जाते, जबकि कमी कमीन बान की खरी चारपाइयों या फिर इज़्ज़तदारों के कदमों में जहाँ जगह मिलती समा जाते। ये अहाता एक मर्दाना प्लेटफॉर्म था, जिसकी तरजीहात औरतों के गिरोह से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। यहाँ पर दुनिया भर की सियासत पर बातचीत होती, शहरों की तेज़ रफ्तारी तरक्की और देहात की पसमानदगी के माबैन मुवाज़ने किए जाते। औरतों को दबा कर रखने और उन्हें उनके असल मकाम तक वापस लाने के लिए, जिससे वो मर्दों की दानिश में मुख्तलिफ हो चुकी थीं, मुख्तलिफ तजवीज़ों पर ख़ास गौर खौस होता। शीदा मरासी कुछ ऐसे मजाक सुनाता जिनके सुनाने से कबल छोटे बच्चों और नौउमर लड़कों को महफिल से उठा दिया जाता था। मुआशरे की बदलती हुई आवाज़, जिसमें बिलखसूस औरतों की बेहयाई पर रंगीन जावियों से रोशनी डाली जाती, अलगर्ज मौज़ूआत का एक अंबू अक्सीर था जो सारे चौपाल में बारात के पेशियों की तरह बढ़ता। माई मंजूरा का तंदूर और गांव का चौपाल लाख अहम हुआ करें, मगर नहर वाले टीले की हैसियत कुछ ऐसी ख़ास और अहम थी जैसे मकई के खेत में परिंदों को डराने के लिए गाड़ा जाने वाला हवा। करीब करीब गांव के सभी लोग अपनी ज़रूरत और मौका महल की मुनासबत से इस टीले और इससे मुतल्लिक़ वाक़यात का तज़किरा अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में ज़रबुल मिसल या मुहावरे के तौर पर करते। बेबे बरकत जब अपने इकलौते लड़के का इंतज़ार करते करते उकता जाती तो एक दो बार दरवाज़े में से झांककर उसे गली में कंचे खेलते देखती, एक लंबी सी आवाज़ देकर उसे घर आकर रोटी खाने को कहती और फिर पलटकर हांडी में डोई चलाने लगती। इसके रोटियां पकाकर फारिग होने तक भी असगर घर न आता तो वो ख़ुद इसे लेने के लिए गली के नुक्कड़ पर पहुंच जाती। वो बेखबर खेलने में मसरूफ़ रहता। उसके इसरार करने, डांटने, फिटकारने पर भी जब वो घर चलने को तैयार ना होता तो वो झुककर अपना मुंह 10 साला असगर के कान के पास लाती और बड़े राजदाराना गंभीर लहजे में कहती, घर चल असगरे, नहीं तो उच्चे डब्बे वाला जोगी तुझे उठा कर ले जाएगा। चानन मिठा पड़ जाए और मौलवी साहब मगरिब की बांग यानी अजान देने के लिए स्पीकर खोल लें तो वो जोगी पिंड की गलियों में फेरे लगाने लगता है। असगर खुले हुए मुंह के साथ माँ की बात सुनता। इसकी गिरफ्त कंचों पर हल्की पड़ जाती और फैली हुई आंखें नीम तारीक गलियों में नादीदा जोगी के गेरवे चोले को खोजने लगती। वो सहमी हुई आवाज़ में पूछता, सच बेबे? बिल्कुल सच। हकीम जी की बहू इनायत बीबी ने खुद अपनी आंखों से इसे आटे वाली चक्की के चौंतड़े पर बैठे हुए देखा है। बेबे के लहजे में ऐसा तयक्कुन होता कि असगर को दिल से ईमान लाना पड़ता।
इसकी आंखें कुछ और फैल जातीं और जब वो चुपचाप उठकर बेबे बरकत के साथ घर को चल देता। इसी तरह अज़रा और ज़रीना में जब अनबन हो जाती तो ज़रीना बाजू उठा उठाकर अज़रा को बद्दुआएं देती, इसके साथ जन्मों पे थूकती, इसे सतखस्मी कहती, लेकिन अज़रा पर रत्ती बराबर असर ना होता। वो दुपट्टे की कन्नी होठों के गोशों में दबाए हंसती चली जाती। इसकी हंसी ज़रीना के गुस्से को और भड़काती। वो मज़ीद चिढ़ती, कोसने देती और गालियाँ बकते जब इसका गला सूखने लगता और अज़रा की हंसी किसी तरह थमने में ना आती तो आखिरी चारा कार के तौर पर ज़रीना रंधे हुए गले के साथ आंखों में आंसू भर के कहती, जानी मर जानिए, तूने मेरा कलेजा कोयला किया है। अल्लाह करे तेरा भी हशर वही हो जो मासी दारी की बेटी का हुआ था। तुझ पर भी बुढ़े बोहड़ वाली बदरू का साया हो और तू वैसे ही कलप कलप कर मरे। तब अज़रा की हंसी ऐसे गायब हो जाती जैसे फायर की आवाज़ सुनकर मुर्गाबियों की डार उड़ जाती है। दुपट्टे की कनी होठों के गोशे से सिरक जाती और बादामी आँखों की सतह पर नमी की हल्की सी तय छलकने लगती। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर ज़रीना एक अजीब किस्म का सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करती और उसकी भवें फ़तहमंदी के एहसास से तन जाती। गोमे तरखान की बीवी गुलजार खातून इससे पैसे मांगने दुकान में आ जाती तो वो काम से हाथ रोककर उसे कहर आलूद नज़रों से घूरता, फिर ज़ोर से ज़मीन पर थूक देता और अपनी हथौड़ी इसकी जानिब लहराकर चिल्लाने लगता, ओए तुझ जैसी फोहड़ औरत पर लानत है। दिल चाहता है तुझे नहर पार वाले मंदिर की कुर्बानगाह में ले जाकर ज़िबा कर दूं, तेरी लाश इस डोंगी खोई में फेंक दूं। शायद साधु की रूह इस कुर्बानी से खुश होकर पिंड का पीछा ही छोड़ दे। गुलजार बेचारी की आंखें खारे पानी तले डूब जाती और होंठ लरसने लगते। पुराने मंदिर का जिक्र सुनकर दिल पर एक तरह की रिक्कत तारी हो जाती। गुफ्तगू का ये तरीका सिर्फ बड़ों के हलकों तक महदूद ना था, बल्कि बच्चे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इससे मुस्तफ़ीद होते। जब कोई बच्चा खेल में बेईमानी करता और बाकी बच्चे इत्तेफाक़ी राय से इसके फ़ेल को खेल के वज़ा करदा कानून की खिलाफ वर्जी करार देते तो इस पर उन अल्फाज में नफरीन भेजी जाती, तूने रोंद मारी है बच्चू जी, अब तेरी खैर नहीं, तेरे अब्बे को उच्ची टब्बी वाले मंदिर की परियां चिमट जाएंगी और 500 साल पुराने उल्लू से तेरी बहन का ब्याह होगा। नहर पार वाले टीले को गांव वालों ने कब अहमियत देना शुरू की और कब इसके गिर्द इसरार की चंद धुन लिपटने का आगाज़ हुआ, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। अलबत्ता जिस वाक़ये ने इस जगह की शोहरत को हिमालय पहाड़ जितना बुलंद कामत बनाया वो मासी दारी की बेटी जीनू के साथ पेश आया था। जीनू बड़ी अथरी थी, मजबूत जुस्से और गंदम के खोशों जैसी रंगत वाली फुर्तीली लड़की। सारा दिन गांव की गलियों में चोलिस्तानी हिरनी की तरह छलांगे मारती भरती। गज़ब की जीदार थी। अंधेरी रातों में कब्रिस्तान के साथ वाली नीम पुख्ता सड़क से अकेली बेखतर गुजर जाती। बरसात की हफ्ज़दा सुनसान दोपहर में तन्हा जामनों के बाग वाले रेस्ट हाउस में मोतिये और चंबेली के फूल चुनने चली जाती। अजब से माबी तबीयत पाई थी। इसके धमोका जड़ा उसके चुटकी भरी लपक झपक कमात की दराज झड़ियों में जा छुपी। कभी किसी सखी को धान के पानी लगे खेत में धक्का दे डाला तो वो गरीब कीचड़ में लथपथ बसूरती हुई उसके पीछे दौड़ती, मगर जीनू तो हिरनी थी हिरनी, वो कब हाथ आती थी। गर्मियों के दिन थे, नीम की निमकोलियों में बरखा की बौछारों से गुदास और शरीनी रचा दी थी। जामने रसीली हो चली थीं, बकाइनों पर परवानों जैसे सफ़ेद फूलों के झरमट उतर आए थे। जीनू अपनी सहेली की रस्म हिना में शिरकत करके गांव को लौट रही थी। नहर की पुलिया पर से गुजरने के लिए जब टांगा ऊंचे टीले के पास पहुंचा तो उसके जी में जाने क्या आई। तांगे वाले को रुकने का इशारा किया और पायदान पर पैर धरते हुए बोली, चाचा तू जा, मैं आ जाऊंगी। देख के चावलों में ज़रा कसर थी, अब तक पेट में मड़ोड़ उठ रहे हैं। चलती हुई जाऊंगी तो जी हल्का हो जाएगा। जीनू घर पहुंची तो इसका सितारों के काम वाला झिलमिल करता दुपट्टा गायब था। इसकी कत्थई ब्रोकेट की कुर्ती जगह जगह से मसली हुई थी। उसकी माँ दारी का कलेजा मुंह को आ गया। जीनू की अधमती आंखों में वही कैफियत हलकोरे ले रही थी जो इसके बाप की आंखों में सावी यानी भंग के 2-3 प्याले चढ़ा लेने के बाद उतरती थी। उसने जीनू को बहुत कुरेदा,
मगर वो उसके सिवा कुछ ना बता सकी कि मंदिर की दीवार पर झुके हुए बूढ़े बरगद की शाखों ने झुककर इसकी चुनरी उचक ली थी। इस दिन के बाद से किसी ने जीनू को हंसते हुए नहीं देखा। उसकी सखियां उसे बोलने पर, हंसने पर आमादा करने की कोशिश करती तो वो चुपचाप से सकने लगती। वो चंबेली की कलियां चुनने रेस्ट हाउस भी ना जाती। चलती तो ऐसे धीमे कदमों से जैसे अभी तेवरा कर गिर जाएगी। हिरनी किसी शिकंजे में आ गई थी। सुनहरी रंगत में संवलाहट ज़्यादा जर्दी घुलने लगी। बैठे बैठे आंखें भर लाती और लंबे लंबे होके भरा करती। गांव की सियानी औरतों ने दारी को बड़ा समझाया कि जीनू पर भूत प्रेत का साया हो गया है। जवान बनी ठनी लड़की बोहड़ के पुराने दरख्त तले से गुजरे तो जिन चिमट ही जाते हैं। और ऊंचा टिब्बा तो वैसे ही भारी है, वहाँ तो काफिरों का मंदिर जो हुआ। ये बात मासी दारी के दिल को लगी और उसने तावीज़ टूने शुरू कर दिए। अफाका होने की बजाय मामला बिगड़ता चला गया। बड़े बड़े नामी गिरामी पीरों फ़कीरों को दिखाया। अजवाइन, जायफल और सुर्ख मिर्चों की धुनियाँ दी गईं, मगर कुछ बात ना बनी। आखिर एक पहुँचे हुए पीर साहब ने मशवरा दिया कि इस आसेब का इलाज शादी है। इस तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद हुआ और पकड़ धकड़ कर गरीब रिश्तेदारों का एक जवान नखट्टू लड़का ढूंढ निकाला गया। इधर जीनू की शादी का दिन तय हुआ, उधर आसेब ने पकड़ सख्त कर ली। जीनू को हाल आने लगे। मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी इस पर छिड़काया जाता तो हाथ पांव तुड़ने मुड़ने लगते और मुंह से झाग निकलने लगती। मजबूरन तारीख आगे करनी पड़ी। बड़ा तगड़ा आसेब था। जीनू को हाल आता तो कई कई औरतें मिलकर भी उसे काबू में ना रख पाती। फिर जीनू ने घर से गायब होना शुरू कर दिया। उसके घर वाले सारा दिन उसे तलाश करते रहते और वो मिलती तो मंदिर वाले टिब्बे से। कभी बरगद के तने से टेक लगाए बैठी है और कभी बालों में मोतिया और गुलाब के फूल महक रहे हैं। कभी कुएं की टूटी मुंडेर के पास आंखें मूंदे पड़ी है तो कभी मंदिर के सहन में खुरदरू फूलों के तख्ते में मदहोश मिलती। अब तो सबको यकीन हो गया कि ये आसेब जीनू की जान छोड़ने वाला नहीं और इसे लेकर ही जाएगा। ज़बान खल्क तो नकारा खुदा होती है। लोगों में किसी बात का शोहरा हो और वह हकीकत में वकूफ़ पज़ीर ना हो, ऐसा शाज़ ही होता है। जीनू के मामले में लोगों का क़यास दुरुस्त साबित हुआ। जब उसके घर वालों ने रोज़ रोज़ की गुमशुदगी से तंग आकर उसे अमलतास के पेड़ से बांध दिया तो उसकी हालत और गैर होने लगी। वो लोहे की बेड़ियों से आज़ाद होने के लिए वहशियों की तरह हाथ पांव मारती रहती। नील ज़दा पैरों से खून रिश्ता, बाछों से राल बहती रहती। सारा दिन अपनी माँ को गालियाँ देती। वो कुछ खिलाने के लिए पास आती तो उसको खसोटने की कोशिश करती। एक बार तो इसने अपनी माँ की कलाई में दांत गाड़ दिए थे। ये बड़ा सा नील कई दिन रहा उसकी माँ की बाजू पर। एक रात देर तक जीनू गालियाँ बकती रही। इस रोज़ इसकी वहशत चढ़ी हुई आंधी की तरह मुंह ज़ोर थी। जब रात का एक पहर बाकी था और तारों की टिमटिमाहट दिए की बुझती हुई लो की तरह धीमी पड़ गई थी तो जीनू चुप हो गई। इसकी चुप इतनी गहरी थी कि माईदारी का दिल होलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अमलतास के पेड़ के करीब आई और जीनू को आवाज़ दी। ना तो वो माँ को काटने को दौड़ी और ना ही इसने कोई गाली दी। इसके लोहे की जंजीर से एक खड़खड़ाहट भी बरामद ना हुई। जीनू की मौत ने ऊंचे टिब्बे, पुराने मंदिर, बूढ़े बरगद को अजीब पुरस्रार के धुंधलके में लपेट दिया और इस मुकाम की हैसियत नहायत पुरशिकवा तलिस्मकदे की सी हो गई, जिससे खौफ, तजस्सुस और रूमानियत की कोस बनती। लहरिए खाती पगडंडियाँ फूटती थीं, जिनसे हर कोई दामन बचाकर चलने के बावजूद अपने दिल में एक अनोखी कशिश महसूस करता था। ऊंचे टीले पर एक मंदिर की इमारत बनी हुई थी जो अपने खालोखत की शिकस्तगी के सबब 100 साल से ज़ायद कदीम मालूम होती थी। मंदिर के अंदर के आसार करीब करीब मुनहदिम हो चुके थे। अलबत्ता कुर्बानगाह का कुछ हिस्सा, बैरूनी दीवारें अब तक अपने कदमों पर खड़ी थीं, लेकिन इस तरीक पर जैसे टेक लगाए खड़ी हों और एक ठोकर या हल्के से धचके से ढेर हो जाएंगी। मंदिर के सहन में सरकंडे के झाड़ियों, अक और जंगली फूलों ने मिलकर मटियाली भूरी और जर्दी माइल सब्ज़ धारियों वाला बेतरतीब खुरदरा फर्श तान रखा था। मंदिर की बाकियात खुदरू घास में इस तरह गलत मलत हो चुकी थीं कि दूर से देखने पर घास के भूरे समंदर में किसी मुर्दा जानवर के बिखरे हुए ढांचे का गुमान होता, या जैसे कोई सांप अपनी केचली पीली घास में छोड़ गया हो।
मंदिर की गरबी दीवार के नुक्कड़ के साथ बरगद का बेहद कदीम दरख्त खमीदा शाखों और गर्द से लथड़े हुए पत्तों का परागंदा मलबूस पहने एस्तादा था। मगरिब में सुंबल के पेड़ से लिपटकर नामुकम्मल दायरों में घूम कर रह गई थीं। बरगद और सुंबल को देर तक इनमाक से घूरते रहने पर तख़य्युल किसी ऐसे बूढ़े साधु की शबीह दिखाने लगता जो हाथ में त्रिशूल थामे मंदिर की दीवार से पुष्ट टिकाए खड़ा हो। बहार के आगाज़ में जब सुंबल की शाखें पर लाल नारंगी डोडे फूट निकलते तो साधु की त्रिशूल लहू में तर हो जाती। अप्रैल की नीम गर्म धूप में बूढ़ा साधु हरि ओम का अलाप छेड़कर ज़ोर ज़ोर से सर धुनता और त्रिशूल लहू टपकाती रहती। बरगद और सुंबल की शाखों के नुक्ता इत्तिसाल के ऐन नीचे एक कुआं मुंह खोले लहू की बूंदें हलक में उतारने की चाह में बेचैन अंधी आँखों से ऊपर की तरफ निगाहें बांधे तका करता। आँखों से ऊपर की शिकस्ता मंडेर पर बने हुए टेढ़े मेढ़े शगाफ और दहाने के गिरदा गिर्द खुश्क ज़मीन में दरारें खुली हुई बाछों के गोशों में खिंच जाने वाली झरियों की तरह रींग रींग कर आगे से रखती जाती। इस उजाड़ पुरहौल मंजर में इसरार ठठरा हुआ था। इधर से गुजरने वाले राही एक लम्हे के लिए चौंकते ज़रूर थे, सिर्फ एक सानिये के लिए इस बयाबान की साख्त आँखों में जमा हुआ तहय्युर कदमों से लिपट कर बयान करता और यास अंगेज़ उदासी दिल के अंदर बहुत गहराई तक सरायत कर जाती। ये मकाम हमेशा से अपनी खामोशी के दबीज़ खाकस्तरी पर्दे में कोई मानवियत पिन्हा रखता था या नहीं, लेकिन एक बात तय है और वो ये कि जीनू को पेश आने वाले हादसे ने इस टीले और मंदिर को नहायत पुरमानी और गुमनामी की तारीकी से खींचकर काबिल ज़िक्र की सफ़ में ला खड़ा किया। जीनू की मौत ने गांव भर में तजस्सुस और खोज का एक बाब खोल दिया। सारे इलाके में चामगइयाँ हुईं, लोगों ने कानों को हाथ लगाया और मस्जिद में जाने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो गया। हर किसी ने ऊंचे टिब्बे के हवाले से अपनी याददाश्त और तख़य्युल की क़ुव्वत पर ज़ोर दिया। हुनरमंद दिमागों ने सनाई ने कोहना तस्वीर के बेरंग गोशों में नए रंग समो दिए। ऐसी रंग अमेज़ी हुई कि बरगद के तने से चिपकी जर्द छिपकलियाँ शौक़ रंगीन गिरगटों में तब्दील हो गईं। ऊंचे टीले से मुतल्लिक 9 दरियाफ़शुदा हिस्सों की हैसियत ऐसी थी जैसे झील की सतह पर खुले हुए कमल के फूल, जिनकी जड़ें अगरचा ज़मीन में नहीं होती मगर उनका वजूद आँखों से गहरा रब्त कायम कर लेता है। जीनू के मरने के बाद कई रोज़ माई मंजूरा के तंदूर पर कसीर तादाद में औरतों का इज्तिमा होता रहा। ख़वातीन कुछ देर तंदूर के दहाने से उठती आग और गाढ़े स्याह धुएँ पर नज़रें जमाए खामोशी से बैठी रहतीं। कुछ बारी बारी एक दूसरे की तरफ देखती और दोबारा आग पर निगाहें मरकूज़ कर लेतीं। फिर इनमें से कोई एक लंबी सी सिसकारी भरती और हाथों को आपस में मलते हुए तासुब से दाएं बाएं सर मारती। माई मंजूरा सिसकने वाली औरत की तरफ तंदूर में दहकते अंगारों जैसी लाल आंखों से देखती और बर्फ़ की काश जैसी सर्द आह भरकर कहती, हाय बड़ी सोनी थी। हासदों की नज़र खा गई, एक गोशे से सदा बुलंद होती। यक्के बाद दीगरे सारी बीबियाँ मरहुमा के बारे में एक आध फ़िक्रा कहतीं और इसके बाद मामूल का काम चल पड़ता। मैं तो बड़ा कुल्लाई जीनू की माँ के तरले किए, जवान धी और ऐसी बेलगाम, कभी ऐसा देखा ना कभी सुना। कुड़ी को ऐसी ढील दे रखी थी कि कोई ढोर डंगर को भी ना दे। मैं तो कहती हूँ जीनू के साथ जो हुआ इसमें मासीदारी का भी पूरा पूरा कसूर है। किसी की सुनती ही ना थी, अब गश पे गश खाती है। गुफ्तगू का धारा जल्द ही ख़वातीन के पसंदीदा असलूब से बहने लगता। हकीम जी की बड़ी बहू बड़े वसूख से कहती, मैंने जीनू का बड़ा अजीब ढंग देखा है। नहर के किनारे किनारे चलती जा रही थी, मैं सरसों तोड़ रही थी, मैंने आवाज़ दी तो मुड़कर देखा, आंखें ऐसी लाल बोटियाँ, मेरा तो दिल काम गया। इसकी आवाज़ मध्यम पढ़ते पढ़ते सरगोशी में ढल जाती। फिर जीनू ने बगले की तरह छलांग मारी और नहर के पानी से 2 फुट ऊपर उड़ती हुई दूजे कंडे यानी किनारे पर उतर गई, जैसे किसी ने तली यानी हथेली पर बिठा के पहुँचा दिया हो। मेरी तो टांगों की जान मुक गई। आयतल कुर्सी पढ़ती घर पहुँची और सारी रात ताप यानी बुखार से शूकती रही। रब को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ, अपनी आँखों से सारा खेल देखा है। फिर वो कानों को हाथ लगाती और ऊपर देखकर बुड़बुड़ाती, रब सोना मेरी सच्ची तौबा।
औरतों के मुंह खुल जाते, उंगलियां कानों को टटोलने लगतीं, सारी मिलकर तौबा तौबा करतीं। इस बात पर कोई भी तवज्जो न देती कि गांव में होने वाले हर गैर मामूली वाक़ये से मुंसलिक कोई ना कोई बात हकीम जी की बहू इनायत बीबी अपनी आंखों से ज़रूर देखती है। बस जी काफिरों की पलीदगी है ऊंचे टिब्बे पर। जहां अल्लाह का नाम ना हो वहां नापाक रूहें कब्ज़ा कर लेती हैं। अल्लाह बख्शे मेरी दादी कहा करती थी, पहले इस पिंड में सारे हिंदू रहते थे, बस एक दो घर मुसलमानों के थे। इस मंदिर का पंडित मुसलमानों की लड़की उठा ले गया और बस जी तौबा ही करें। अल्लाह जाने इस निमानी की हाय लग गई कि क्या हुआ। टिब्बे वाली थां भारी है। सब ही ने वहम की इमारत की तामीर में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। हर एक नई से नई तिराश का पत्थर और दिलफरेब रंग के संगरेज़े चुन कर लाई और इमारत की फ़िज़ा खूब से खूब तर होती चली गई। चौपाल में अभी बहुत दिनों तक ये दिलचस्प और चिटखानेदार मौजू ज़ुबानों को जायके से लथड़ता रहा। किसी ने कहा मंदिर के सहन में हिंदू जोगी की हड्डियों की राख दफन है जो कई सौ साल पुरानी है और जोगी की रूह आसेब का रूप धार चुकी है। कोई बोला जब बरगद के दरख्त की उम्र 100 साल से बढ़ जाए तो इस पर हवाई चीज़ें बसेरा कर लेती हैं। कई ऐसे चश्मदीद गवाह मिल गए जिन्होंने कुएं की मंडेर पर मोतिये, हार, सिंगार, गुलाब और चंबेली के फूल धरे देखे थे। बहुत सौ ने वहाँ से गुजरते हुए दबी दबी हंसी और सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ें सुन रखी थीं। गांव के लोगों ने इतने लगन और जोश से मंदिर के आसेब की नोक पलक सवारी के बहुत मुख्तसर से अरसे में हर दिल पर हैबत की सिले मुंजमद हो गईं। आसेब की सूरी खूबसूरती में इजाफे के लिए एक भले आदमी ने ऐसे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई कि तसव्वुर कामिल हसन के दर्जे पर फाइज हो गई। आसेब के औसाफ में इस खसूसियत का इजाफा ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। बूढ़ा उल्लू था जो सारा दिन बरगद की बोसीदा शाख पर बैठा ऊँगता रहता। दलील और मुतल्लिक से साबित हो गया कि हिंदू साधु की रूह इसके जिस्म में हलूल कर गई है। ये मोमर निर्बूम यानी उल्लू इन दिन के औकात अक्सर व बेशतर बरगद की एक मखसूस शाख पर बैठा नजर आता और मुनकार सीने के परों में छुपाए गोल आँखों से आने जाने वालों को घूर कर देखता रहता, जैसे कोई गहरी धुंध में राह खोजने की कोशिश कर रहा हो। इस उल्लू के बरगद पर बसेरा करने की हतमी तारीख के बारे में कोई नहीं जानता था। अलबत्ता कुछ शहादतें ऐसी मिल गईं जो उल्लू को कदीम और मशकूक ज़ाहिर करती थीं। 96 साला बाबे दीने को भी शक सा होने लगा था, जैसे इसने अपने बचपन के दिनों में इस उल्लू को बरगद की इसी शाख पर बैठे देखा हो। ये अलग बात है कि बाबे दीने को नस्यान का मर्ज़ था, लेकिन ऐसी सानवी बातों की तरफ किसी पर ध्यान देने के लिए फुर्सत ना थी। उल्लू मनहूस परिंदा है, ये तो सारी दुनिया जानती है। इस पर तरा इस बरगद के दरख्त पर बैठा हुआ उल्लू जिसकी शाहें मंदिर के दीवार को छूती थी और जिसने जीनू का सितारों के काम वाला दुपट्टा उचक लिया था, ऐसे उल्लू को कोई आसेब ना समझे तो और क्या समझे। गांव में एक तबका ऐसा भी था जो इन बातों पर सिरे से यकीन नहीं रखता था और इन ओहाम को ज़ईफ़ुल इत्क़ादी से ताबीर करता था। इस दाना तबके में आसिफ खान पटवारी का ग्रेजुएट बेटा असलम खान, गांव के मस्जिद के इमाम मौलवी नेमतुल्ला और इसी तरह के चंद दूसरे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। ये लोग आसेब और नहूसत जैसे नज़रियात को पसमानदा जहनों की पैदावार और जाहिलियत करार देते थे और दिल से इन चीज़ों को बुरा समझते थे, मगर एहतियातन सुनसान दोपहरों और अंधियारी रातों में ऊंचे टिब्बे वाले रास्ते को इख्तियार करने से एहतराज़ बरतते थे। गांव के लोग टिब्बे और मंदिर के बारे में जो जी चाहे कहानियाँ बुनें, जितनी मर्ज़ी बेपरकी उड़ाएं, मगर सफ़ो इनको इन मन घड़त किस्सों और गलत मलत बातों से हरगिज़ कोई वास्ता ना था। इससे ऊंचे टिब्बे से बेपनाह उन था। मंदिर की इमारत शिकस्ता और वीरान थी तो क्या हुआ, ये भी तो देखना चाहिए कि वहाँ की उदासी और सकूत को देखकर किसी सोए हुए महल का तसव्वुर जागता था। बरगद का दरख्त एक कदीम साहिर की मानिंद सरसराती हुई आवाज़ में मंतर के बोल दोहराता जाता और मंदिर के मिटे हुए नकूश फसूं के खुमार से ऊँगते रहते। एक मकाम से मंसूब चंद एक मुबहिम वाक़यात को बुनियाद बनाकर इसे मातूब करार देना सख्त ज़्यादती है, जबकि इसमें बेशुमार खूबियाँ मौजूद हों। सफ़क को गाँव वालों की ज़ईफ़ुल इत्क़ादी से सख्त चिढ़ थी। आसेब जैसे फरसुदा ख्याल को ना तो इसका दिल मानता था और ना दिमाग। उसे टीले, मंदिर, बरगद का दरख्त, इसकी छाँव तले बना हुआ कुआं और सुंबल की शाखों से टूट कर जुदा होते सुर्ख सुर्ख फूल अच्छे लगते थे
और वो अपने दिल की खुशी को लोगों के खौफ पर कुर्बान नहीं कर सकती थी। जब रोशन दोपहरों का उजाला आंखों के सामने रंगीन दायरों की सूरत नाचने लगता और खलिहानों में काम करते हुए किसानों के फौलादी जिस्मों में सुइयां सी चुभने लगतीं, तो धीरे धीरे गांव वीरान होने लगता। सफ़ों की मां घर के कामकाज से फरागत पाकर कमर सीधी करने के लिए खाट घसीटकर इमली के पेड़ की घनी छांव तले कर लेती और इसका बाप हुक्के की नए होठों से निकाल कर चारपाई पर कोहनी के बल नीम दराज हो जाता। तो सफ़ो चुपचाप उठकर लकड़ी के बड़े फाटक की तरफ चल देती। किधर जा रही हो? उसकी माँ सर को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर ऊँगती हुई आवाज़ में पूछती। एक लम्हे के लिए वो ठिठकती, फिर ओढ़नी सर को दुरुस्त करते हुए कहती, नीची आवाज़ में जवाब देती, शीमा की तरफ। क्रोशिया का काम सीख रही हूँ उससे। अच्छा जल्दी आ जाना। वो करवट बदलकर आंखें मूंद लेती। इसका बाप शलवार की जेब में हाथ डालकर नस्वार की डिबिया निकालता और एक चुटकी हवा में उड़ाने के बाद एक बड़ी सी चुटकी भर के नाक के करीब लाता और लंबा सा सांस खींच लेता और बोलता, ओ तुझे घर में चैन नहीं आता? शिक्कर दोपहरे लूर लूर फिरती है। वो जैसे ही डिबिया की तरफ दोबारा मुतवज्जा होता, सफ़ो लकड़ी का फाटक पार कर जाती। टीले तक पहुंचने के लिए वो ऐसी गलियों और पगडंडियों का इंतखाब करती जिन पर गांव के किसी फर्द से टकराव का इम्कान ना होता। ताहम कोई देख भी लेता तो इसे लोगों की बातों से कोई मतलिक परवाह नहीं थी। सफ़ो ने दुपट्टे में समेटे हुए सफ़ेद फूलों को कुएं की मंडेर के करीब ढेर किया और झांक कर कुएं की नज़र ना आने वाली तय को देखने लगी। कहीं बहुत गहराई में पानी एक बुझे हुए सितारे की तरह नज़र आ रहा था। शायद कभी इस कुएं से हिंदू नारियां पानी भरने को आती होंगी और बरगद के छतनार दरख्त तले एक साधु माथे पर तरशूली कहकर लगाए बैठा होता होगा। जब किसी कुंवारी लड़की ने इसके करीब से गुजरते हुए शरारत से अपनी गागर छलकाकर इसे भिगोया होगा तो इसने लाल आंखों में कहर समोकर शरारत करने वाली को ऐसे ढप से घूरा होगा कि वो हाय राम कहकर सुर्ख किनारी वाली साड़ी संभालती ढलवान पर तेज़ कदमों से चल दी होगी। घबराहट में कूले पर धरी घाघर फिसली होगी और इसे ठीक से जमाने की कोशिश में कलाई का गजरा खुलकर नीचे जा गिरा होगा और सारे सफ़ेद फूल बंधन से आज़ाद होकर रमते जोगी के कदमों से लिपट गए होंगे। सफ़ो ने बिखरे हुए सफ़ेद फूलों को समेटने की कोशिश की, मगर वो बिखरते ही चले गए। इससे कतराकर एक अनजानी सिमत लुढ़क गए और इसे लगा कि वो भी इन फूलों के साथ खिंचती चली जा रही है। कुर्बानगाह की पुष्ट पर पुख्ता ईंटों की नाहमवार दीवार पर एक फूलदार बेल चढ़ी हुई थी। छोटे छोटे नोकदार गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली बेल पर सारे मौसम सरमा में बर्फ़ जैसे सफ़ेद फूलों की बारिश होती। बेल ऐसी नज़र आती थी कि जैसे सब्ज़ रेशमी धागे के उलझे हुए ढेर में बर्फ़ के गाले अटके हुए हों। सफ़ा को जब अनवर का इंतज़ार करना होता तो वो इस बेल के फूल चुनती रहती, यहाँ तक कि फूलों के हजम से इसकी ओढ़नी फूल कर रुई की एक छोटी सी गांठ लगने लगती थी और इसकी आंखें सब्ज़ और सफ़ेद के इम्तिजाज के सिवा हर रंग से नामानूस हो जाती। ऐसे वक्त में जब वो उकताहट महसूस करने लगती तो अनवर पुष्ट से उसकी आंखों पर हाथ रख देता। वो डर कर उछलती और सारे फूल नीचे जंगली घास से ढकी हुई ज़मीन पर ढेर हो जाते। अनवर साथ वाले गांव का रहने वाला था। सफ़ो ने इसे रेशमा की बड़ी बहन कनीज़ की शादी में पहली बार देखा। वो गुलाब की पत्तियों से भरी हुई थाली हिनाई हाथों में थामे बारात का इस्तकबाल करने वाली लड़कियों की कतार में दाहिनी तरफ से 5वें नंबर पर खड़ी थी। जब अनवर पास से गुजरने लगा तो सफ़ा ने उसके घुंघराले बालों पर तंज करते हुए उसे छतरा कहा और भीगी हुई गुलाबी पत्तियों को मुट्ठी भरकर ऐसे ज़ोर से उसकी तरफ फेंकी जैसे कंकर उछाल रही हो। अभी वो अपनी शरारत से महजूज होते हुए एक अदा से मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी कि अनवर ने इसकी तरफ घूर कर देखा। इसकी करंजी आंखों में कहरमानी कैफियत थी। सफ़ो के दिल को किसी ने ज़ोर से ठकोरा। इसके धड़कते सीने पर हाथ धर के धीरे से कहा, हाय मेरे अल्लाह कहा और रेशमी लहंगा संभालती तेज़ी से मुड़कर चल दी। मुड़ते हुए थाली वाला हाथ साथ खड़ी लड़की की कोहनी से टकराया और गुलाब की पत्तियां एक लहजे के लिए हवा में बिखर कर घुंघराले बालों वाले के कदमों में से लिपट गईं। आज अनवर ने आने में खासी देर कर दी थी। सफ़ो बार बार टीले की ढलान पर जाकर दूर दूर तक फैले हुए गंदम के खेतों को देखती और मायूस होकर सुंबल के दरख्त तले लौट आती। अनवर के गांव
की तरफ से आने वाला रास्ता गंदम के लामहदूद खेतों के बीच अदमुए सांप की तरह लेटा हाँप रहा था। सुंबल का दरख्त आसमान की जानिब दराज बाहें उठाए न जाने किसका रास्ता देख रहा था और इसकी उदास आंखें से मोटे मोटे सुर्ख आंसू यके बाद दीगरे गिरते जा रहे थे। आसमान का रंग उजला नीला और कहीं कहीं से हल्का सुरमई था। बादलों के सफ़ेद टुकड़े इधर से उधर यूं डोलते फिर रहे थे जैसे नीली सतह की झील पर सफ़ेद पर फैलाए पुरगरूर गर्दनें ताने राजहंस इतराए इतराए तैर रहे हों। सुर्ख दुमों वाली शोख बुलबुलें और शार्कें सुंबल की शाखों पर उगी याकूती कटोरियों में गर्दनें डुबोए जाने क्या ढूंढ रही थीं। कभी कभी वो सर उठाकर दूर तक जाते हुए गर्द आलूद रास्ते को देखतीं और फिर परों को कुरेदने लगतीं। सफ़ो की नज़र बरगद की शाख पर बैठे उल्लू पर पड़ी तो एक लहजे के लिए इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस वक्त वो सर को परों में दफन किए फैला हुआ गठरी सा बना बैठा था। उल्लू की आसेबियत ज़्यादा देर तक इसके हवास पर सवार न रह सकी क्योंकि अनवर आ गया था। सफ़ो इसके देर से आने पर नाराज़ थी, इसलिए कुछ देर मुंह फेर कर बैठी रही, लेकिन वो कब तक नाराज़ रहती। अनवर को मनाने के ढंग ही इतने आते थे। थोड़ी सी देर में वो हंस हंस के दोहरी हुई जा रही थी। तू है बड़ा वो, मैं हर बारी भूल जाती हूँ कि मैं रूठी हुई थी। एक तो तेरे बाल भेड़ की ऊन जैसे हैं, ऊपर से बातें ऐसी करता है। बोल मैं किधर जाऊँ? इसने हंसते हुए आंखों से बहते पानी को दुपट्टे से साफ करके कहा। अनवर ने बालों का मजाक उड़ाने पर खिलाफ आदत बुरा नहीं मनाया और कदरे संजीदगी से बोला, तू मुझे ये बता सफ़िया, बंदा प्यार किए बिना क्यों नहीं रह सकता? क्या है ऐसा प्यार में जो अंदरों अंदरी दिल को खींचता रहता है? कैसी झल्लो जैसी बातें करता है, ये भी कोई पूछने की बात है? तू बोल डोमने की मक्खी शहद बनाए बगैर रह सकती है भला? और कभी कोई दिन ऐसा आया है जब टेटरियाँ आसमानों की तरफ मुंह उठाकर ना कुरलाई हों? गीदड़ रातों में क्यों हूँकते हैं? और बंदा मजबूर है प्यार करने पर। इनकी बातों की आवाज़ सुनकर उल्लू जाग गया। इसने चौंक कर गर्दन लंबी की और पैरों को फड़फड़ाकर इनकी तरफ किसी मोती ज़दा आंखों से बूढ़े वाले शख्स की तरफ धुंधलाई हुई निगाहों से देखा। तेरी आंख के नीचे ये निस्वारी तिल बड़ा सोना है। अनवर ने बरगद की झुकी हुई शाख को हाथ से झलाकर सरगोशी करते हुए कहा। ऐन इस वक्त उल्लू ने बड़ी करीह आवाज़ में चीख मारी। सफ़ो ने गर्दन मोड़कर इसको देखना चाहा, मगर अनवर के उजलतज़दा लहजे में उलझकर वो तेज़ आवाज़ में बोला, सफ़ो तुझ पर पीली मकड़ी गिर गई है। हाय रब्बा! सफ़ो का सारा जिस्म थरथराया और दंदासे से रंगे होंठ खिल गए। वो उछलकर कपड़े झाड़ने लगी, तब बरगद की शाखों ने इसकी चुनरी उचक ली। कहीं पास ही शहद का छत्ता भिनभिना रहा था। सफ़ो को ऐसे लगा जैसे कुएं की गहरी तह में छुपकर बैठा हुआ पानी पुरशोर हवास के साथ ऊपर उठने लगा और कुएं की काई जमी दीवारों के साथ बल खाता शराटे मारता ऊपर ही ऊपर चला आ रहा है। कुछ ही देर में ये पानी कुएं की मंडेरों से बाहर उबल पड़ेगा और इतने छींटे उड़ेंगे कि मैले बरगद का पत्ता पत्ता धुल कर निखर जाएगा। बरगद की शाखों में तने हुए मकड़ियों के जाले इसकी आंखों के सामने फैलने लगे। फैलते फैलते वो नीचे लटक कर झूलने लगे और फिर शीरे लचकीले चमकदार चिपचिपे तारों में तब्दील हो गए। इसे कमाद के खेतों के पास लगा हुआ बेलना और गन्ने का गर्म किया हुआ रस याद आ गया। जब गुड़ की पीसियाँ बनाने के लिए बांस की खींची से नीम गर्म गाढ़े को शीरे को अखेड़ा जाता, तो ऐसे ही चमकीले लचकदार बांस की खींची से चिमट कर ऊपर तक खींचते चले आते और इन मीठे चिपचिपे तारों को देखकर अपने दिल में अजीब तरह की गुदगुदी महसूस होती। फिर वो गुड़ के तारों जैसे लचकीले जाले इसके गिर्द लिपटने लगे। इसे लगा वो किसी गाढ़े स्याल में डूबती जा रही है, गुड़ के शीरे वाली खटाई में डूब रही है। बरगद की शाखें झुकती चली आ रही थीं। डालियाँ इस कदर नीचे आ गईं कि ज़मीन और इनके दरमियान एक उंगली का फासला भी बाकी ना रहा। हर सू घुप अंधेरा छा गया और इस झुलसे हुए अंधेरे में सफ़ेद फूलों की खुशबू इसके नथनों में मुसलसल घुसती रही। शीमा हकीम जी के कच्चे आंगन में बेरी तले गिरे हुए कच्चे पक्के बेर चुन रही थी। सफ़ो को गुजरे देखा तो आवाज़ देकर रोक लिया, ज़रा इस डाल को झूला तो देना, मेरा तो हाथ नहीं पड़ रहा। सफ़ो ने जैसे इसकी बात ही ना सुनी, वो गुनगुनाने लगी, शाह रांझा अलबेला जोगी जादू गरवे,
शीमा ने धीमा ना ध्यान ना दिया और मुट्ठी भर लाल सूहे बेर इसकी तरफ बढ़ाकर रंधे हुए गले के साथ बोली, मैंने तो रज के खा लिए हैं, शाम की रोटी भी की भी लोड़ नहीं रही। कीजू के मुंडे के लिए ले जा रही हूँ। सफ़ो ने बेर नहीं लिए, वो गुनगुनाती रही, अलबेला जोगी जोगी, अलबेला जोगी जोगी। अब शीमा का माथा ठनका। इसने गहरी नज़रों से सफ़ो को सर से पैर तक देखा। इसकी बड़ी बड़ी शरबती आंखें हल्की सी सुर्ख हो रही थीं। नमी की पतली सी तह के नीचे मलमल के पर्दे तले ढकी बादाम की गिरियों जैसी नजर आ रही थीं। इसकी बैंगनी रेशम का मुहाफ ढलक कर भूरे बालों के आखिरी सिरों पर अटका हुआ था। तू इस वेले कहाँ से आ रही है? मेरा दिल कहता है तू नहर पार वाले टिब्बे से आ रही है। शीदे मिरासी की कुड़ी ने तुझे 2-3 बार पुल से गुजरते देखा है। क्यों जाती है तू? शाह रांझा अलबेला जोगी, शाह रांझा अलबेला। उल्लू का साया बड़ा मनहूस होता है। तुझे जीनू भूल गई है? वहाँ ना जाया कर। जोगी अलबेला जोगी, जादू करवे जादू करवे। जा दफ़ा हो जिधर मर्ज़ी। शीमा झला गई और बेरों से भरी मुट्ठी दुपट्टे की झोली में डालकर बेड़ की निचली शाहों को झंझोड़ने लगी। सफ़ो बंद होठों में गुनगुनाती रही। इसके चेहरे के सारे ख़त मुस्कुराते रहे। इधर आ सफ़ो। बरामदे से हकीम जी ने बुलाया तो वो इनके पास चली आई। हकीम जी नीम का काढ़ा तैयार कर रहे थे और इनकी बहू अनायत बीबी करीब बैठी सफ़ेदे के पत्ते पीस रही थी। सारे में सफ़ेदे के कच्चे कुचले हुए पत्तों की खुशबू और नीम की कसेली कसीली महक फैली हुई थी। वो सलाम करके चारपाई के सिरे पर टिक गई। हकीम जी इससे अब्बा और बेबे की खैरियत दरियाफ़्त करने लगे। इनायत बीबी ने 1-2 बार तीखी नज़रों से इसका जायज़ा लिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। ये तेरे दुपट्टे में क्या है? हकीम जी का ध्यान इसके फूले हुए दुपट्टे की तरफ चला गया। फूल हैं जी, मेरे दिल को बड़े चंगे लगते हैं। इसने रुई के गालों जैसे सफ़ेद फूल हकीम जी के सामने किए। वो फूलों को देखकर चौंके और चंद फूल उठाकर आंखों से करीब किए। कुछ देर गौर से देखने के बाद तेज़ आवाज़ में बोले, तेरा सत्यानाश जाए सफ़ो, ये तू कहाँ से तोड़ लाई? ओए कमलिए, इनकी ताज़ा कौंपलों में बड़ा मोजी जहर होता है। इन फूलों के नेड़े तो कोई बखेरू, तीतरी या शहद की मक्खी भी नहीं लगती, और तू झोली भर के उठाई फिरती है। सफ़ो पर इस इंकशाफ का कुछ असर ना हुआ। इसने सादा अंदाज में जवाब दिया, मुझे इस बात का भला क्या पता, मैं तो वैसे ही ले आई थी। चल अब तो पता चल गया, इन्हें इधर ही छोड़ जाईं, ये दवाइयों में काम आते हैं। इसने मुस्कुराकर बेपरवाही से फूलों को चारपाई पर रखा और उठ गई। कोई काम है तो बता दें, इसने इनायत बीबी से पूछा। फिर खुद ही धुले हुए कपड़ों से भरे तार की तरफ बढ़ गई। अभी इसने तार के किनारों पर हाथ रखे ही थे कि इनायत बीबी ने टोक दिया, रहन दे सफ़ो, तेरी मेहंदी का रंग ना फीका पड़ जाए। इसके लहजे में गज़ब की काट थी। सफ़ो ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर ऊंचे सुरों में हंसती हुई वहाँ से चल दी। सफ़ो टीले पर जाती रही। कुर्बानगाह की अकबी दीवार से लिपटे सब्ज़ रेशमी धागे की उलझनों में अटके हुए बर्फ़ के गाले चुनती रही। इसने कई बार बरगद की शाखों से तने हुए मकड़ी के जालों को गुड़ के शीरे के लचकदार तारों में बदलते देखा। कई बार इसने पुराने कुएं की तह में उबलती हुई ऐसी आवाज़ सुनी जैसे पानी का तेज़ धारा ज़बरदस्त कुव्वत से ऊपर की तरफ उठ रहा हो। बारहा चतनारे बरगद की शाखों ने झुककर ज़मीन पर माथा टेका और इसे मबहूस अंधेरे की कोख में छुपा लिया। फिर एक दिन अनवर नहीं आया। वो इसके बताए हुए वक्त के 3 घंटे तक इसका इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8वें, 9वें, 10वें दिन भी ना आया। वो टीले की ढलान पर टाहलियों की ओट में खड़ी होकर गंदम के तवील खेतों के दरमियान कसलमंदी से करवटें लेते नीम गनूदा मटियाले सांप को देर तक देखती रहती। गर्द के बगुले इसके सामने नाचते नाचते निढाल होकर गंदम के भूरे सब्ज़ धूप झले पौधों में सर के बाल गिर जाते। इसकी गर्दन दुखने लगती, आंखें पथरा जाती, मगर घुंघराले बाल और करंजी आंखें कहीं नज़र ना आतीं। एक रोज़ सफ़ो ने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि अनवर 4 साल के लिए दुबई चला गया है, अपने बहनोई के पास। इसकी मंगनी अपनी दुबई वाली बहन की नंद से हो गई है। सफ़ो के दंदासे से रंगे होठों का रंग फीका पड़ गया। सुरमे की गहरी धारें आंसुओं की तरमरी बनकर जर्द गालों पे बहने लगीं और चूड़ियों से भरी बाहें पत्ते झड़ी
नंगी डालियों जैसे दिखने लगीं। वो रोज़ाना ऊंचे टिब्बे पर जाती और मगरिब की अजानों तक शीशम के कदीम ठंड पर बैठी रहती। सन रसीदा बूम बरगद की शाख पर गर्दन निहवाड़े ऊँगता रहता। सफ़र को कई बार लगता कि वो नींद में डूबा फूली हुई गोल गेंद बना बेखबर शाख से फिसल कर पक्के अमरूद की तरह सर के बल नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। वह गनूदगी में झकोले खाता रहता, कभी एक पंजा उठाकर पीठ से चमका लेता और कभी परों को खोलकर एक नए अंदाज की बक्कल मार लेता, मगर नीचे ना गिरता। सफ़ों का निचला धड़ भीगी हुई रुई की तरह बोझल रहने लगा। सुंबल की लहूलुहान शाखों से मुंजमद खून की बूंदें टपकती रहती। बूढ़ा साधु आंखें मोदे ज्ञान में डूबा रहता, मगर जब कुर्लाती हवा शिद्दत से इसके गिर्द चक्कर काटने लगती तो वो झूम कर दाएँ बाएँ सर को झटका देने लगता। हरि ओम की सरसराती सदाएं बुलंद करते हुए तरशोल को झंझोर डालता और गाढ़े सुर्ख खून के चींटे उड़ने लगते। फूलदार झाड़ियाँ जूंच बन गईं। कल कलेचियाँ, कटारियाँ और गोरियाएँ मिलकर चिल्लातीं, दिन भर मातमी राग अलापतीं। जब गर्म हवा के गंदम के सुनहरे सिटों में से सरसरा कर गुजरती तो सफ़ों को लगता जैसे अनगिनत खड़खड़िए मिलकर अपनी दुमों को बजा रहे हों। हवा में जहर घुल जाता और इसका दम घुटने लगता। ढलती बहार की एक उदास सांवली सुबह को जब उल्लू गहरी नींद में ऊँग रहा था और बूढ़ा बरगद ज़ईफ़ अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हो रहा था, तो सफ़ो कुएं की मंडेर के करीब बासी सुर्ख फूलों की मसली हुई सेज पर चुपचाप लेटी रहती। बादाम की गुरियों जैसी आंखें फीकी फीकी सी लग रही थीं और पपड़ी ज़दा होंठों पर बर्फ़ जैसी सफ़ेद नोखेस पत्तियां चिपकी हुई थीं। आसमान पर तैरते पत्थर के चाँद ने इसकी फैली हुई साख्त पुतलियों को सरासीमगी से देखा और जनूब से उठते सुरमगी गुबार की ओट में छुप गया। सुंबल के पेड़ ने ज़ोरदार झरझरी ली और एक मोटा सा सुर्ख आंसू शाख से टूटकर डोलता हुआ नीचे गिरा। अंधी आंखों वाले कुएं ने बाछें फाड़कर जमे हुए लहू का लोथड़ा निगल लिया। खुश्क ज़मीन के चटके हुए चेहरे पर हवस की एक और जर्द लकीर का इजाफा हो गया। सफ़ों की मौत के बाद गांव वालों के कुछ दिन बड़ी मसरूफियत में गुजरे। माई मंजूरा के तंदूर से ऊंचे ऊंचे भांबर उठते रहे। माई बर्फ़ की काश जैसे यक ठंडे होके भरती रही। हकीम जी की बहू इनायत बीबी ने रब को हाजिर नाजिर जानकर ऐसी बहुत सी अहम बातों का तज़किरा किया जो इसने अपनी आँखों से देख रखी थीं। जामनों के बाग वाले अहाते में ज़बरदस्त गहमा गहमी रही। मस्जिद की रौनकों में इजाफ़ा हो गया। उच्चे टिब्बे, पुराने मंदिर और मनहूस उल्लू की शोहरत में और इजाफ़ा हो गया। वहम की इमारत मज़ीद पुरशिकवा हो गई। इसके मीनारे आसमान की रिफ़तों को छूने लगे। तवाहिम के रंगों से बनाई गई तस्वीर के रंग और भी गहरे और शौक हो गए। गांव का चौपाल और माई मंजूरा का तंदूर बेशक अहम जगह थीं, मगर नहर पार वाले टीले की अज़मत के सामने इन्हें घुटने टेकने ही पड़ते थे। असल में इनकी ज़ाती अहमियत इससे कुछ ज़्यादा नहीं थी कि वो उच्चे टिब्बे की शोहरत के फैलाव के लिए काम करते थे। चंद महीनों बाद उच्चे टिब्बे वाले छतनार बरगद के नीचे शीमा यूसुफ को मिलने पहुंची तो यूसुफ ने बेकरारी से आगे बढ़कर बोला, कब से खड़ा तुझे उड़ीक रहा हूँ, इतनी देर से क्यों आई है? शीमा ने दुपट्टे के पल्लू से चेहरे पर चमकती पसीने की बूंदें साफ़ की और धीमे लहजे में बोली, मैं कब तुझे राह दिखाना चाहती हूँ। दिल तो करता है पर लगा के आ जाऊँ, पर ज़माने को दिल से क्या लेना देना। पिछली बार जब मैं वापस जा रही थी तो नहर के पुल पर मसूद करियाने वाले से टाकरा हो गया। मैंने लाख मुंह लुकाया पर सल्फ़े की आंख से कहाँ तक छुप सकती थी। अल्लाह करे आंखों में ककरे पड़ें। माँ ने बड़ा मारा मुझे। आज बड़ी मुश्किल से आंख बचा कर निकली हूँ। बात करते करते शीमा की नज़र उल्लू पर पड़ी जो किसी बूढ़े काहन की तरह इनको घूर रहा था। इसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ लहराईं और बड़ी लजाजत से बोली, यूसुफ हम इस थां ना मिला करें, ये उल्लू बड़ा मनहूस परिंदा होता है, बस एवं दिल में वहम सा आने लगते हैं। छोड़ शमीम, तू ऐसी थोड़ दिली तो ना कर। मुझे तो इस बोहड़ के आसेब से बड़ा प्यार है। यहाँ हम सारे जहाँ की गंदी नज़रों से छुप के मिल सकते हैं। डरती वरती मैं नहीं हूँ, बस कभी कभी सफ़ो याद आ जाती है। कैसे फटे फटे डेलों से आसमान को तकती थी,
कहता तो तू भी सही है, ये ऊंचा टिब्बा और बोहर ना होता तो हम भला मिल सकते थे। लोगों को तो बस बातें बनानी आती हैं। ये आसेब और साया सारी जाहलों वाली बातें हैं। उल्लू का साया मनहूस होता है। ये भी कोई बात हुई भला। यूसुफ बरगद की डाली को जलाकर सरगोशी में बोला, जब धूप में तेरी नाक सुर्ख हो जाती है तो अल्लाह की कसम बड़ी सोनी लगती है। उल्लू ने एक नहायत मकरूह चीख मारी। शीमा ने चौंक कर उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। ऐन इस वक्त यूसुफ ने चिल्लाकर कहा, तुझ पर पीली मकड़ी गिर गई। हाय रब्बा। शीमा का जिस्म थरथराया, अनाबी होंठ नीम वाह हुए और कानों के बाले होले होले लरसने लगे। वो सरहद से कपड़े झाड़ने लगी और इस लम्हे इसे ऐसे लगा जैसे बरगद की शाखों ने झुककर इसकी चुनरी उचक ली हो। शहद के छत्ते की बुनबुनाहट कहीं बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। कुएं की तह में पानी कचार में छुपे भेड़िए की तरह घुराने लगा। बूढ़े बरगद की शाखें झुकी चली आ रही थी, जैसे ज़मीन के खाकस्तरी चेहरे को बोसा देना चाहती हों।